सो हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अरमान फाइनेंशियल्स का बिजनेस मॉडल। उसके साथ ही हम कंपनी ओवरव्यू जानेंगे, हम इंडस्ट्री ओवरव्यू जानेंगे, हम इनके कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन से सर्विसेज ये जानेंगे। उसके साथ ही इनके फाइनेंशियल्स की मेट्रिक रेशियोज क्या हो सकते हैं वो भी हम जानेंगे कि क्या हो सकते हैं आगे, उनका गाइडेंस कैसा है, करंट सिचुएशंस कैसे है। उसके साथ ही इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को इंटरप्रेट करेंगे कि लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन Q2 में उन्होंने क्या बताया है, क्योंकि वो अच्छे से डिटेल्स देते हैं। मैनेजमेंट का और ये कंपनी का यही अच्छा है कि ये पूरा डिटेल्स बहुत अच्छे से देते हैं। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या डिटेल्स दे रहे हैं। एंड स्क्रीनर पे एक ओवरव्यू भी देख लेंगे कि वैल्यूएशंस कैसा है, उनके मार्जिन्स कैसे थे, थोड़ा उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कैश फ्लोज कैसा है, ये थोड़ा राउंड ऑफ में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी आखिर में करेंगे। सो ये पूरा स्टार्ट टू एंड एकदम अच्छा वीडियो होगा, पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको बिजनेस का पूरा स्टार्ट टू एंड तक पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो ये अरमान फाइनेंशियल्स कंपनी, इट्स लाइक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी स्टार्ट एस्टैब्लिश इन 1992 बाय जयेंद्र भाई पटेल। अभी ये कैसा है, कंपनी एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी में है और इनका माइक्रो फाइनेंस में भी अच्छा उनका पूरा मार्केट है। बेसिकली देखा जाए तो 65% ऑफ देयर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस, और बाकी एसएमई, एसएमएससी भी है। उसके बाद देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर से उनको आ रहा है, लाइक टू व्हीलर लोन्स हो, लैप हो, एमएसएमई हो, इसमें से आ रहा है। सो करंट एक्टिव बोरोवर्स इफ यू सी, उनके पास 6.5 लाख बोरोवर्स है। उनके करंट ब्रांचेस इज लाइक 509 ब्रांचेस अक्रॉस 164 डिस्ट्रिक्ट्स। सो हेडक्वार्टर उनका था उनका अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर कैसा है, धीरे धीरे अहमदाबाद से स्टार्ट करके फर्स्ट ब्रांच वहां पर डाला। फिर उसके बाद एमपी में आए, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। तो ऐसा उनका ग्रोथ था। 16 में इट्स अराउंड 55 ब्रांचेस, और उनके अभी 509 ब्रांचेस इन H1 FY26। सो यहाँ पर से एक मैसिव ग्रोथ हुआ है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ करना है तो आपको पैन इंडिया का रीच होना चाहिए, वो भी रूरल और सेमी रूरल एरियाज में। ये कंपनी का बिजनेस बेसिकली सेमी रूरल, रूरल, सेमी अर्बन, ये वाले सेक्टर्स में, ये वाले रीजन्स में ज्यादा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आगे जाके भी ये ग्रोथ करते रहे ब्रांचेस का। और सेक्टर में इनका इन्होंने लॉन्च किया था इनके प्रोडक्ट्स इन FY17। और 17 में ये कैसा होता है, एमएसएमई सेक्टर में 50K से लेके 5 लाख तक होता है। थोड़ा सा टेन्योर ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि एवरेज टिकट साइज भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये हुआ था। सो F17 में उनका अराउंड 7 ब्रांचेस थे, नाउ इट्स अराउंड 109 ब्रांचेस। सो यहाँ पर भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। अभी इसमें कैसा रहता है, एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट आर रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि ये सेगमेंट में कुछ इशू नहीं आया होगा, रिलेटेड है। तो इसमें भी थोड़ा डिलिकेंसीज का इशू, क्रेडिट का कॉस्ट का इशू, या फिर उसके रिलेटेड बोल सकते हैं कि जीएनपीए, एनएनपीए बढ़ गया है, तो ये तो होगा ही। अभी नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 600 टू 800 कस्टमर्स या फिर बोरोवर्स चाहिए रहते हैं उनको, ताकि वो ब्रेक इवन तक पहुंच सके। इसके बाद ही दे विल रीच ब्रेक इवन, और ब्रेक इवन आने में टाइम लगता है 6 to 12 मंथ्स। सो कोई भी नया ब्रांच लाया तो उसमें 800 बोरोवर्स आनी चाहिए, और उसको 6 to 12 मंथ्स देना चाहिए। उसके पहले तो वो कॉस्ट जनरेट करता ही रहेगा, उसके बाद दे विल जनरेट इनकम्स एंड रेवेन्यू। सो FY24 में इन्होंने लैब्स करके इनका नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था। अभी लैब्स में कैसा होता है, लैब्स तो बहुत अच्छा है, उसमें एनएनपीए और जेएनपीए बहुत कम होता है, क्रेडिट कॉस्ट कम होता है, क्योंकि वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। बोरोवर्स विल बैक बोरोवर स्टील, बट वो उनका ईएमआई तो पे कर देंगे, वो ईएमआई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर उनका प्रॉपर्टी जाने का बहुत चांसेस हो सकता है। सो ऐसा इंडस्ट्री में कैसा है, इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6 to 7% टिल 2033, और 6.5 लाख से लेके 7 लाख करोड़ तक हो सकता है। अभी हिस्टोरिकली क्या हो गया था इसमें, FY24 के पहले बहुत मैसिव ग्रोथ आया था, क्योंकि हर कोई सबको लोन दे रहा था। अभी ये माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट ही ऐसा है, इसमें हमेशा डिमांड रहेगा ही, इसमें कभी ऐसा डिमांड कम हो नहीं सकता है। कितना भी लोन दो वो लोन करेंगे, बट कंपनी हैज टू फाइंड आउट कि ये पब्लिक या फिर ये
बोरोवर है इसको लोन दे सकते कि नहीं, इसका कैपेबिलिटीज है क्या नहीं रीपेमेंट करने का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट दे हैव टू फाइंड, दे उनका क्रेडिट एसेस करना है, उनका सारा डिटेल स्टार्ट टू एंड करना है, फिर उनको लोन देना है। FY24 तक लाइक बहुत अच्छा आया था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, 20-25% का ग्रोथ आया और इंडस्ट्री हैज रीच लाइक 4.33 लाख करोड़ तक हो गया था। उसके बाद 15-20% डिक्रीज आया FY25 में। अभी ये क्यों आया? ये तो अर्ली डिलिक्वेंसीज आ गया, डिलिक्वेंसीज बहुत बढ़ गया, क्रेडिट कॉस्ट बहुत बढ़ गया, उसका क्रेडिट साइकिल पूरा स्ट्रेच हो गया, पूरा एकदम स्ट्रेस में आ गया, GNPA NNPA बढ़ गया, क्रेडिट कॉस्ट का मेजर इम्पैक्ट आना चालू हो गया पूरा इंडस्ट्री में। तो और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने ये सब रोकने के लिए सम गार्ड रेल्स भी अनाउंस कर दिए, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग गार्ड रेल्स, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने डाले, ऊपर से पूरा इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक गार्ड रेल्स भी डाल दिए कि ये इनकम अगर आपका जितना है उससे 50% ज़्यादा आप EMI नहीं पे कर सकते। स्पेसिफिक बोरोवर्स के ऊपर उन्होंने कैप रख दिया, थोड़ा प्राइसिंग का कैप रिमूवल कर दिया, बट वो भी ठीक है। तो ऐसा था थोड़ा इंडस्ट्री का इन डेप्थ। इफ यू सी कि हाउ टू प्ले माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एक्चुअल में होता क्या है वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कैसा होता है कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक कंपनी हूँ और मैं एक गांव में जा रहा हूँ। अभी मैं गांव में जा रहा हूँ, गांव में सबको लोन चाहिए। क्यों चाहिए? उनका कैटल का बिजनेस है, उनका डेयरी का बिजनेस है, फार्मर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, किनारा शॉप है, या फिर वो कुछ भी बेच रहे हैं, ग्रोसरीज एंड ऑल। तो कंपनी क्या करेंगे, एक ग्रुप करेंगे 5 to 10 लेडीज का, और उनको ग्रुप में उनको जितना भी पैसा चाहिए वो पूरा पैसा दे देंगे हर एक जन को। लाइक एग्जांपल कि 10 जन है और उनको 30,000 चाहिए, तो 10 जन को ऐसा 30,000 ऐसा दे देंगे। तो उनका रिस्क पूरा ग्रुप में डिवाइड हो गया, एक को ही 3 लाख नहीं दे दिया। तो ये तो हो गया। अगर ग्रुप में किसी एक ने भी नहीं पे किया तो एक सोसाइटी में उसका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाता है वो आदमी का या फिर वो लेडीज का कि अरे हमने तो पे किया, इसने नहीं पे किया। तो ऐसा होता है। लोन साइज 10,000 से लेके 1 लाख छोटा छोटा अमाउंट हो सकता है। एक्चुअल में कैसा होता है, मैंने बिजनेस मॉडल माइक्रो फाइनेंस में मैंने आपको बताया कि ग्रुप बनाते, ग्रुप के साथ एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे देयर EMIs। अभी 10 जन है, 10 जन ने अच्छे से टाइम पे EMI पे करना चाहिए, नहीं तो एक सोसाइटी का प्रेशर आता है। तो एक्चुअल में कैसा मनी बनाता है, तो बेसिकली क्या होता है, उनको रेवेन्यू आता है इंटरेस्ट इनकम से। इंटरेस्ट इनकम कितना हो सकता है? माइक्रो फाइनेंस का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इनकम होता है। इट कैन बी अराउंड 18 से लेके 25% तक इसमें इंटरेस्ट इनकम होता है। इसमें प्रोसेसिंग फीस भी होता है। और देखा जाए तो इसमें कॉस्ट क्या आ सकता है, तो कॉस्ट मेजर कॉस्ट होता है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट कितना हो सकता है? 9 से लेके 12%, क्योंकि ये बैंक से या फिर डायरेक्ट असेसमेंट इन लोग से ये लोन लेते हैं या फिर NBFC से भी लेते हैं, तो इनको जनरली थोड़ा हायर बोरोइंग कॉस्ट में मिलता है कंपेयर टू बैंक्स। एंड वन मेन रीजन इज इनके पास कासा नहीं होता है। NBFC कैन नॉट टेक सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट, वो अपने अकाउंट में पैसे नहीं सेव कर सकते जो भी बोरोवर्स या फिर कस्टमर्स के हो वो। सो और एम्प्लॉय कॉस्ट भी एक मेजर पार्ट होता है। एम्प्लॉय कॉस्ट मेजर पार्ट ऐसा होता है क्योंकि इनको फील्ड ऑफिसर, इनको ब्रांच ऑफिस में क्रेडिट मैनेजर्स, इन सबको रखना पड़ता है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट उसमें वो भी आ जाता है। फिर ऊपर से क्रेडिट कॉस्ट एक मेजर कॉस्ट होता है। अभी एग्जांपल लेते हैं कि पहला इंटरेस्ट इनकम कर लिया, उसके बाद अदर इनकम्स आया, उसके बाद उनका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब निकालने के बाद उनको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद प्रोविजंस भी ऐड कर देंगे। क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि 100 रुपये दिया 100 रुपये आ गया, तो वैसा नहीं होता है इंडस्ट्री में। थोड़ा 100 रुपये दिया, उसमें से 90 आ सकता है, उसमें से 85 ऐसा आ सकता है। तो इसके लिए उसके जो भी अमाउंट रिमेनिंग है उसके लिए प्रोविजंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोविजंस तो करना ही पड़ता है। तो एक जनरल टर्म्स में इफ यू अंडरस्टैंड कि कौन से कंपनीज के मैट्रिक्स अच्छे हैं, तो ROA 3 to 5 होना चाहिए एंड ROE 15 से अच्छा है, 12, 13, 14, 15, 20, इट्स वेल एंड गुड। तो ये होना चाहिए। अभी ये कर लिया। अभी मैं फील्ड ऑफिसर के रिलेटेड आपको बताता हूँ कि फील्ड ऑफिसर क्या रहता है। अभी फील्ड ऑफिसर का मेन टास्क रहता है कि उसने बोरोवर्स लाना है, उसको सोर्सिंग करना है बोरोवर्स का, क्योंकि बोरोवर्स के बाद ही कंपनी को इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। तो फिर वो पहले तो सोर्सिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद फील्ड ऑफिसर ही होते हैं जो जो भी पेमेंट है वो कलेक्ट करते हैं।
या फिर उनको मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू पे दिस, तो आपको आगे जाके अच्छा लोन मिलेगा, आपको आपका क्रेडिट साइकिल विल इम्प्रूव। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है फील्ड ऑफिसर का। अब इसमें रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं कि फील्ड हाई एट्रिशन रेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फील्ड ऑफिसर के ऊपर। वो कलेक्शन नहीं करेंगे तो कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल पूरा खराब हो सकता है। अभी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है ना, ऑन ग्राउंड पे प्ले होता है, ये ऐसा एक्सेल पे या फिर ऑनलाइन बेसिस पे नहीं होता है। डिसबर्समेंट तो ऑनलाइन कर सकते हैं, पर उनके जो भी फील्ड ऑफिसर है उनको सबके घर पे जाके उनको पूछना है कि पेमेंट करो, अपना बिजनेस, अपना जो लोन लिया था उसको पेमेंट रेगुलर बेसिस पे करो, तो ये बिजनेस अच्छा चलता है। सब मेट्रिक्स में थोड़ा इंपॉर्टेंट एक होता है कलेक्शन एफिशिएंसी, क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी प्लेस मेजर रोल। इसके बाद ही समझ में आता है कि इंडस्ट्री कैसा चल रहा है। ये गिरना चालू हो गया तो एनपीएस बढ़ना चालू होता है। तो 99% अगर कलेक्शन एफिशिएंसी इट्स एक्सेलेंट, वेल एंड गुड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अच्छा है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के जितना है। 97 98 आ गया मतलब थोड़ा मैनेजेबल है, थोड़ा स्ट्रेस आना चालू हो गया। अगर 95 से नीचे आ गया मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो ये हमें समझना चाहिए। अभी मैंने जैसा बोला कि ये इंडस्ट्री साइकिल प्ले कैसा करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिल में क्या आता है, ग्रोथ आता है, बहुत अच्छा ग्रोथ आता है, ग्रोथ आ रहा है। उसके बाद ओवर लेंडिंग आता है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा आ गया है। कस्टमर्स को लग रहा है कि वी कैन टेक लोन, हाँ 3 4 बोरोवर से अलग अलग लोन लेके सब जमा कर दो। बट इफ यू सी इंडस्ट्री में कंपेयर टू 5 years, पर पर्सन का लोन कैपेसिटी, लोन लेने का जो रेशियो था वो तो बहुत बढ़ गया है, बट उनका इनकम उतना नहीं बढ़ा है। तो क्या होगा, लोन्स लेना बढ़ गया, इनकम नहीं बढ़ा, तो इवेंचुअली दे विल डिफॉल्ट, उनका ईएमआई ड्यूज बढ़ जाएगा, ये इवेंचुअली वो है होगा। तो वो हमें समझना चाहिए। ओवर लेवरेज के बाद आता है डिलिक्वेंसी, मतलब ये यहाँ पर कस्टमर स्टार्ट टू इग्नोर देयर ईएमआईस, या फिर वो ईएमआईस पे करना बंद कर देते। उसके बाद आता है क्लीन अप। अभी ये सारा हो गया है तो कंपनीज को ईएलसी का जो भी प्रोविजंस है वो रिवर्स करना है, प्रोविजंस और बढ़ाना है तो क्लीन अप, या फिर राइट ऑफ्स करना है तो क्लीन अप पे वो करना है। उसके बाद से फिर से रिकवरी स्टार्ट। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैव टू इन्वेस्ट व्हेन द फेज इज इन रिकवरी। उनको ना ही डेलिक्वेंसी में करना है ना ही क्लीन अप फेज में करना है। जब भी रिकवरी हो रहा है तभी जाके हमें इन्वेस्ट करना है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी इन्वेस्टर। तो ऐसे जाके एक क्रेडिट साइकिल, ये जो भी माइक्रो फाइनेंस का साइकिल है, ये ऐसा प्ले होना चाहिए। तो अर्ली सिग्नल्स क्या हो सकते हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी में डिप आ गया, या फिर रीजन स्पेसिफिक कोई स्ट्रेस आ गया, क्योंकि पूरा इंडिया में देखा जाए तो गार्ड रेल्स आ गया था माइक्रो फाइनेंस के एसोसिएशन से। तो पंजाब में क्या हो गया था, पंजाब में तो कर्ज मुक्त आंदोलन चालू हो गया था। तो पॉलिटिशियंस बोल रहे थे कि आप माइक्रो फाइनेंस लोन मत दो। कौन से कंपनीज का तो पूरा माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन वहां से साफ हो गया, पूरा कंपनी का बम्बू लग गया था, इतना वाट लग गया था उनका, क्योंकि जो भी बोरोर्स थे वो पे ही नहीं कर रहे थे। कर्नाटक में क्या हो गया था, गार्ड रेल्स तो हुआ था, एडिशनल ऑर्डिनेंस भी पास हो गया था गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कि माइक्रो फाइनेंस के जो भी फील्ड ऑफिसर्स है वो बार बार कॉल नहीं कर सकते, बार बार उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते बोरोवर्स को, वो जैसे करेंगे वैसा ही करना है। तो व्हाट कैन दे डू। और एक सिग्नल भी है फील्ड ऑफिसर का प्रोडक्टिविटी गिर जाना। इसमें लास्ट में आता है रेगुलेशंस। तो रेगुलेशंस कैसा होता है, जैसे कि मैंने बोला था, फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस ऑन इनकम रेशियोज के 50% से ज़्यादा ईएमआई आप नहीं पे कर सकते मंथली बेसिस पे। प्राइस कैप पहले था, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर सकते, बट वो अभी निकाल दिया है, क्योंकि अभी अपने गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आगे जाके कंपनी बंद हो सकता है। रिस्क वेटेड तो होता ही है फंडिंग कॉस्ट का। अभी पीएसएल स्टेटस ड्राइव्स बैंक लेंडिंग। अभी बैंक को क्या रहता है, बैंक को एक फिक्स्ड कोटा रहता है कि माइक्रो फाइनेंस को लोन देना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है टू इम्प्रूव द रूरल स्टेटस, और रूलर्स के लिए जो भी सेमी रूरल में बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए भी जब बैंक इनको लोन देते हैं ना, तो बैंक्स भी एक प्रोविजंस करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री या फिर कंपनी के रिलेटेड। अभी उनको बैंक्स को देखना चालू हो जाता है कि यहाँ पर डिलिक्वेंसीज या पर क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इनका ये प्रोविजन है वो बढ़ा देते हैं। उनको रिस्क दिख रहा है तो इवेंचुअली वो क्या करेंगे, वो हायर कॉस्ट पे लेंड करेंगे, और ये हायर कॉस्ट का प्रेशर आएगा बोरोवर्स पे। तो ऐसा में साइकिल होता है, तो ये एक रिस्क हो सकता है। और सडन कोई रेगुलेशन चेंज कर दिया तो वॉलेटिलिटी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो दिस आर सम थिंग्स। फंडिंग्स कैसा होता है, फंडिंग्स करते हैं बैंक से, एनबीएफसी से, सिक्योरिटाइजेशन, डीए। डायरेक्ट असेसमेंट एक मेजर
थिंग है इसमें। इसमें क्या होता है, कंपनी अरमान पहला बोरोवर्स को लोन देता है, अभी वो लोन है उसका एक पूल बना के वो डायरेक्ट असेसमेंट करके बैंक्स के पास एक प्रोडक्ट बना के वो दे देते हैं कि ये हमारा सारा लोन है, आप मुझे हमें डायरेक्ट कैश दे दो। तो बैंक्स उनको डायरेक्ट कैश देते, थोड़ा ही देते, थोड़ा अमाउंट पे एक स्पेसिफिक देते हैं, ऐसा पूरा नहीं देंगे। तो कंपनी तो ऐसा ही कर लेंगे। और फिर चाहे तो अरमान बोरोइंग्स जो दिया है वो खुद कलेक्ट करके फीस भी ले सकते हैं, या फिर बैंक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अरमान का रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अभी करंटली आई थिंक 15-20% है, तो रिस्क इतना डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस कंपनी, क्योंकि इसमें रिस्क तो हैंडल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा इंडस्ट्री में जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रिस्क तो है। लाइक पंजाब में पॉलिटिशियंस ने बोला कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का लोन मत पे करो, इसके वजह से ये सारे फ्यूजन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। अलग अलग जिसका भी माइक्रो फाइनेंस का पंजाब में था उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। जिसका ज़्यादा इनकम आ रहा है कर्नाटक से, तो ऑर्डिनेंस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो ऐसा है, डिफरेंट प्लेयर्स भी है इसमें माइक्रो फाइनेंस में। इफ़ यू कैन सी कि क्रेडिट एक्सिस है, ऊपर से सतिन क्रेडिट केयर है, फ्यूजन है, अरमान तो वी आर स्टडिंग, तो अरमान तो है, तो अलग अलग प्लेयर्स तो है। तो वैल्यूएशंस में कैसा प्ले करना चाहिए, वैल्यूएशंस अगर देखा जाए तो स्ट्रेस में है, रिकवरी फेज में है, तभी हमें बाय करना चाहिए। प्राइस टू बुक 1-1.5 का हो तो वेल एंड गुड, उसके आसपास। और रिटर्न ऑन एसेट 1.5-2 का भी है तो भी अच्छा है। ज़्यादा वैल्यूएशंस पे लेके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पीक में होता है, पीक में ही कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशंस मिलता है। तो हमें सस्ते में लेके हमें हायर वैल्यूएशंस पे बेचना है। जब भी इंडस्ट्री में इफ यू सी कि डिलिक्वेंसी बढ़ रहा है, अभी साइकिल डाउन टर्न में आने वाला है, तब जाके हमें बेचना है। और स्ट्रेस में हो, इंप्रूवमेंट का चांसेस हो, रिकवरी हो, तब हमें बाय करना है। अभी नाउ इट्स कम्प्लीटली एजुकेशन बेसिस, सो आपको आपका खुद रिसर्च करके भी आपको देखना है ये कैसा है। तो अभी अभी नाउ यू सी कि उनका क्या है, उनका ओवरऑल बेसिस पे उनका रेवेन्यूज बहुत फास्ट रेट से ग्रोथ कर रहा है, 38%। बट आरओई उतना ज़्यादा नहीं है। आरओई उनका कंपेयर टू उनका जो भी रेवेन्यू है उसके कंपेयर में कम है। लाइक 10 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ इज 38% और आरओई 10 ईयर्स का 18%। तो अभी ये क्या होगा, इसके वजह से ऐसा होगा कि उनको बार बार इक्विटी रेज करना पड़ेगा, या फिर कहाँ से भी फंडिंग लेना पड़ेगा। अभी ये क्यों, क्योंकि देखिए रेवेन्यूज बहुत फास्ट से ग्रोथ कर रहा है, तो रेवेन्यूज ग्रोथ कर रहा है, उसको कैटर करने के लिए इनके पास भी कैपिटल होना चाहिए। हाँ, वो प्रॉफिट बना रहे, बट रेवेन्यूज का पूरा जनरेशन होने के लिए, उसको बैकअप देने के लिए कैपिटल रेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये स्पीड से आगे भी जाके करेगा तो फिर कैपिटल रेज होने का ज़्यादा चांसेस है। जैसे वी कैन सी के 18 में रेस किया था उन्होंने 50 करोड़ फ्रॉम सेफ पार्टनर्स, 2022 में भी उन्होंने रेस किया था 115 करोड़ प्रेफरेंस अलॉटमेंट से किया था, और 2023 में अगेन 230 करोड़ का उन्होंने रेस किया था QIP के वे में। सो ये उनका एक स्ट्रेटजी है कि जैसे रेवेन्यूज बढ़ रहा है कि तो हमें भी ग्रो करना पड़ेगा। नाउ 509 branches in 164 districts, 11 states, 6.4 lakh live customers, 50 plus two-wheeler distributors और 40 plus उनका डाइवर्सिफाइड बोरोइंग प्रोफाइल्स है। अभी ना मैंने कैसा है इनका ये भी ट्रैक किया है ब्रांचेस का ग्रोथ। तो H1 FY26 में इट्स 509 कंपेयर टू H1 FY25 में 474 था, तो यहाँ पर अच्छा ग्रोथ है। थोड़ा इश्यूज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ज़्यादा रेवेन्यूज आ रहा है 2 स्टेट से, एक तो आ रहा है गुजरात से, दूसरा यूपी से। तो 51% का रेवेन्यूज वहाँ से आ रहा है। थोड़ा और डाइवर्सिफाइड करेंगे तो इट विल बी गुड। और ये राजस्थान में इश्यूज था, अभी राजस्थान का इश्यूज तो थोड़ा ठीक हो रहा है, बट राजस्थान से भी इनको 10% आ रहा है। पंजाब से तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट ठीक है। तो अभी तो ये हुआ थोड़ा कैसा है मैनेजमेंट के रिलेटेड। इफ़ यू सी कि मैनेजमेंट है उनके जयेंद्र भाई पटेल, तो ये जयेंद्र भाई पटेल हैज़ मोर देन 45 years ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस।
पहले वो अमेरिका में थे, अमेरिका में फार्मा का बिजनेस किया, फिर इंडिया, फिर उसके बाद टेक्सटाइल का बिजनेस किया, फिर 1992 से पूरा वो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में दे आर डूइंग वर्क। तो ही इज वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी उनका जो लड़का है आलोक पटेल, वो भी पूरा अच्छे से संभालता है, उसको लाइक 16 ईयर्स का तो वर्क एक्सपीरियंस था, अलग अलग फील्ड में रिलेटेड टू फाइनेंस का उनका पूरा एक्सपीरियंस था। तो which is very good. And just 1 second. तो हाँ, he has 16 years of banking and finance experience including 12 years at Arman। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर के जैसे भी उन्होंने वर्क किया था, विच इज़ वेरी गुड। तो मैनेजमेंट को समझना है ना, तो वो कॉन कॉल में क्या बोलते हैं वो हमें समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉन कॉल में उनका वे क्या है, वो इंडस्ट्री के रिलेटेड क्या है। अभी पूरा इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज है, 7-8 कंपनीज है, सबसे पहले इन्होंने चालू किया बोलना कि हाँ, इंडस्ट्री में इश्यूज चालू हो गए, प्रोविजंस हम बहुत बढ़ा रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट का इम्पैक्ट होने का चांसेस है। तो पहले इन्होंने बोलना चालू किया, फिर बाद में सबने स्टार्ट किया बोलना कि ऐसा 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 लॉसेस हो रहा है इंडस्ट्री में एंड यू हैव टू बी कॉशियस। सो ऐसे ही मैनेजमेंट हमें चाहिए जो अर्ली गाइडेंस दे, जो पूरा इंडस्ट्री को समझते हो इन डेप्थ, उनको मालूम हो कि कैसा इंडस्ट्री वर्क कर रहा है। इफ यू सी रेवेन्यू बाइफर्केशन कैसा है, तो 65% आ रहा है माइक्रो फाइनेंस जेएलजी से, एमएसएमई से 22 आ रहा है, टू व्हीलर से 3.5, लैब से 3.5 और इंडिविजुअल बिजनेस लोन से 3.5। अभी ये माइक्रो फाइनेंस का थोड़ा जेएलजी का शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि कॉन कॉल में उन्होंने बोला है कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, अभी इंडस्ट्री थोड़ा सा चेंज हो रहा है। 10 लोगों को एक साथ एसेस करने से अच्छा एक जो भी अच्छा कस्टमर हो उसको अच्छा लोन देके वी विल शिफ्ट अवर बिजनेस। सो एमएसएमई लोन्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है, ऐसा दे आर सेइंग। सो अभी अभी क्या करते हैं, अभी तो ये हुआ, अभी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन्होंने क्या डिटेल्स दिया। लेट्स डिस्कस देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एयूएम में डीग्रीव आया है 13.6% का। नाउ करंट एयूएम इज 2130 करोड़ का। अभी ये जो इंडस्ट्री में डाउन साइकिल आया था उसके वजह से ये डिक्रीज आया है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि पहले तो डिसबर्समेंट में इंप्रूवमेंट आएगा, उसके बाद ही एयूएम में इंप्रूवमेंट आएगा। नाउ डिसबर्समेंट इंप्रूवमेंट थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, 39.9 ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ वी कैन सी। जीएनपीए एनएनपीए तो एलिवेटेड ही है और 4.1% कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रोविजंस एंड राइट ऑफ्स है। सो कलेक्शन इफिशिएंसी भी 95.3 का ये वाले क्वार्टर पे दे आर सेइंग। नाउ ये डिस्कस कर लिया है। नेटवर्क तो स्टेबल है, डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा रिड्यूस्ड हुआ है, कार रेशियो हैज इंक्रीज्ड, सो ये भी हो गया है। भी नाउ यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का उन्होंने गाइडेंस दिया है कि एयूएम 33% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम 39% और पैट 23% का। नाउ वी नो कि ज़्यादातर रेवेन्यूज दो जगह से आ रहा है, कि गुजरात और उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से 51%, राजस्थान से भी 10% आ रहा है, वहाँ पर इश्यूज था बट नाउ इट्स स्टेबलाइजिंग। हरियाणा से बहुत कम है, सो यू कैन सी। अभी ना यहाँ पर उनका ब्रांचेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है कंपेयर टू प्रीवियस H1। सो प्रीवियसली इट वाज अराउंड 474, नाउ 509। और पैन इंडिया पूरा उनका स्प्रेड तो है ही। मैनेजमेंट का हमने डिस्कशन कर लिया था कि वाइस चेयरमैन इज जयेंद्र भाई पटेल, आलोक पटेल इज जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, और दोनों को अच्छा एक्सपीरियंस है। सो ही इज द फादर एंड ही आलोक पटेल इज द सन ऑफ जयेंद्र भाई पटेल। मोट तो दे आर सेइंग कि स्मॉल टिकट साइज है, इसके वजह से मोट है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, कंजर्वेटिव फोकस, रिस्क उन्होंने अच्छे से मैनेज किया है। इफ वी सी कि उनका प्रीवियसली कभी कोई लॉस नहीं आया, और ये साल भी आई डोंट थिंक सो कि लॉस आएगा। So now average ticket size, and as we earlier discussed कि 65% microfinance से आ रहा है, average ticket size is like 51,000 and SME का MSME का है 77,000, टू व्हीलर का है 77,000 एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का है 7,50,000। अभी इसका टेन्योर सबसे ज़्यादा है। इंडिविजुअल बिजनेस लोन का टिकट साइज इज 82,500, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का टिकट साइज ज़्यादा है, इसलिए टेन्योर भी ज़्यादा है।
थोड़ा इसमें नेम एंड यील्ड कम होता है, बट अगेन इसमें जीएनपी एनएनपी भी बहुत कम होता है। तो माइक्रो फाइनेंस का इंडस्ट्री में ही इशू था, दैट्स व्हाई वी कैन सी कि एवीएम में डिग्री आया, डिसबर्समेंट भी कम हुआ, टोटल इनकम गिर गया, प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स भी गिर गया, बट एवरेज टिकट साइज हैज इम्प्रूव। तो मोर ओवर वी कैन अंडरस्टैंड कि सेक्टर में इश्यूज था, बट एवरेज टिकट साइज थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। और यील्ड 22%, निम 13, जो पहले थोड़ा ज़्यादा होता था, रिटर्न ऑन एसेट भी 3.58, ये टॉप में 5-6% तक भी जाता था। एनएनपीए कम होता था, नाउ इट्स 3.77, जीएनपीए 3.77, एनएनपीए 0.6, आरओई भी हिस्टोरिकली इफ यू सी वो 15 से ऊपर जाता था इसमें। बट एमएसएमई में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, एईएम में भी अच्छा ग्रोथ आया है, डिसबर्समेंट में अच्छा है, टोटल रेवेन्यूज हैज इंक्रीज, टोटल इनकम हैज इंक्रीज, एवरेज टिकट साइज इज स्टेबल। यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा निम है, लाइक 34.68%। बट अगेन ये रिलेटेड है माइक्रो फाइनेंस से, सो यहाँ पर थोड़ा जीएनपीए और एनएनपीए का भी इश्यूज वी कैन सी। लैप मुझे ये वाला थोड़ा अच्छा लगता है, इसमें यील्ड थोड़े कम है, बट यू कैन सी कि एवीएम ग्रोथ तो बहुत अच्छा हुआ है, 11 करोड़ से 75 करोड़ इन दिस H1, और डिसबर्समेंट 9 करोड़ से 35 करोड़, सो इट्स मैसिव। और टिकट साइज में जो उन्होंने किया है ग्रोथ, लाइक 4,60,000 से 7,50,000, इट्स लाइक वेरी गुड। आगे जाके ये वाला सेगमेंट भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये थोड़ा स्टेबल है, यील्ड अच्छा है, जीएनपीए एनएनपीए कुछ है नहीं। अगेन ये वाला थोड़ा सेगमेंट इतना मुझे तो ओके लगता है, क्योंकि वो स्टेबल मेंटेन कर रहा है, टिकट साइज सब मेंटेन है, बस इसमें यील्ड भी ठीक है, बट जीएनपीए और एनएनपीए इसमें ज़्यादा है। बिकॉज कैसा होता है, कस्टमर्स बोल सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये टू व्हीलर, या जो भी लिया है हमने वो नहीं चाहिए, और ईएमआई भी ज़्यादा हो रहा है, टू व्हीलर का वैल्यू भी गिरता है, तो समटाइम्स दे विल नॉट पे। एमएसएमई का इनका अंडर राइटिंग एंड कलेक्शन प्रोसेस इज वेरी गुड कंपेयर टू अदर। अभी कलेक्शन इफिशिएंसी ओवरऑल थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, इफ यू सी टोटल का 95.4 था, अभी 95.6 है, बट अभी भी इम्प्रूवमेंट आना बाकी है। एएलएम पोजीशंस के रिलेटेड इफ यू सी कि इसमें क्या होता है, एक्टिव एवरेज टेन्योर ऑफ एक्टिव एसेट्स एंड एवरेज टेन्योर्स ऑफ एक्टिव बोरोवर्स। मतलब क्या होता है, बोरोवर्स मतलब कंपनी ने बैंक से पैसा लिया है, और एक्टिव एसेट्स मतलब बोरोवर्स को पैसा दिया है। सो इसमें कैसा है, 15 मंथ्स का एक्टिव एसेट्स है और 16 मंथ का उनका बोरोइंग्स है, मतलब एक मंथ का वहां पर गैप तो है, विच इज ओके। और इनके पास 230 करोड़ का कैश भी है, एडिशनल 160 करोड़ अनड्रॉन सैंक्शंस भी है, विच इज वेरी गुड। नाउ बैंक से थोड़ा रिड्यूस हुआ है, एंड ये जो एनबीएफसीज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उससे इनको अच्छा इनका बेस बढ़ गया है, वहां से कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। अभी क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी आए उसमें ना कम इंटरेस्ट में देते कंपेयर टू इंडियन बैंक्स और एनबीएफसी, तो इट्स अ गुड पॉइंट। और ये उनके बैंक बोरोवर्स, नॉन बैंक बोरोवर्स, सिक्योरिटाइजेशंस का सारा है। फाइनेंशियल्स भी इनका इनकम कंपेयर टू प्रीवियस तो थोड़ा सा डिक्रीज है, एज वी नो कि इंडस्ट्री में ही है। सो कंसोलिडेटेड पे ईएम तो इतना नहीं बढ़ा है, जब ये डिसबर्समेंट बढ़ना चालू होगा तभी ही वी कैन एक्सपेक्ट कि एएम भी बढ़े। सो उसके बाद वी कैन सी कि टोटल इनकम में इंप्रूवमेंट है, प्री प्रोविजंस में इंप्रूवमेंट है। अभी कैसा हो रहा है, Q4 में बढ़ा है डिसबर्समेंट, फिर से Q1 FY26 में गिरा है, फिर से Q2 में बढ़ा है। तो ऑन एन एवरेज एक ट्रेजेक्टरी अपसाइड में होना चाहिए, सो वी कैन अज्यूम कि इंडस्ट्री साइकिल अभी अच्छा होना चालू हो गया। बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन दे हैव मेंटेन, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में तो डिग्री आया, बट बाकी का जो भी अलग अलग सेगमेंट्स है नॉन एमएफआई का, उसमें से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आया। इनकम टू कॉस्ट टू इनकम रेशियोज एंड इंक्रीज, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस का टोटल पोर्टफोलियो हैज डिक्रीज, बस फिक्स्ड कॉस्ट जो भी है, क्योंकि फील्ड ऑफिसर्स चाहिए, अलग अलग एक्सपेंसेस बढ़ गए, और यील्ड भी उन्होंने मेंटेन कर लिया है। एसेट क्वालिटी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर का तो थोड़ा ठीक है, बट अगेन इम्प्रूवमेंट, सम इम्प्रूवमेंट हैज टू कम इन फ्यूचर। रिटर्न ऑन एवरेज एएम भी 1.5, गए क्वार्टर में नेगेटिव पॉजिटिव यही चल रहा है, ये एक ट्रेजेक्टरी में इंप्रूवमेंट आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार 31 का भी थोड़ा इंप्रूवमेंट माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में आ रहा है ये वाले कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, सो वी कैन अज्यूम कि इंप्रूवमेंट आगे आ सकता है। नाउ स्टैंड अलोन बेसिस पे इफ यू सी कि डिसबर्समेंट 140, अभी मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि अगर ये 180 करोड़ के आसपास डिसबर्समेंट हो जाए तो वी कैन थिंक कि इंडस्ट्री अभी अच्छे से ग्रो कर रहा है।
एंड माइक्रो फाइनेंस नम्रा बिजनेस का डिसबर्समेंट तो कम ज़्यादा हो रहा है, वो एक स्टेबल ट्रैजेक्टरी में जब आएगा तभी जाके एम में ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट। नम्रा फाइनेंस का 14% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बट यहाँ पर कॉस्ट टू इनकम तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखने को मिल रहा है, तो ये वाले साइड में ही थोड़ा मुझे इशू लग रहा है। एंड आगे जाके ये वाले साइड में इम्प्रूवमेंट होने का ज़्यादा चांसेस है। और थोड़ा इनका स्क्रीनर का भी एक बार देख लेते हैं कि स्क्रीनर का कैसा है। करंट मार्केट कैप इज 1626, करंट प्राइस 1547, बुक वैल्यू 430 का है। अभी आर इसका अभी यहाँ पर ठीक लग रहा है, अगर पीक में होता है तो इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। प्लेज कुछ है नहीं, प्राइस टू बुक इज 1.85 कंपेयर टू इंडस्ट्री पीयर्स क्रेडिट एक्सेस, तो इनका प्राइस टू बुक मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव इज वेरी गुड। ना प्राइस टू सेल्स ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है हिस्टोरिकली, अगर अच्छा सीजन हो तो, पीक सीजन हो, ये यू कैन सी कि अच्छा टाइम में प्राइस टू बुक तो 9 के ऊपर चला जाता है। नाउ इट्स रिकवरी फेज, तो रिकवरी फेज में वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि रिकवरी फेज के बाद कैसे आता है, ग्रोथ आता है, ग्रोथ के बाद ओवर लेवरेजिंग आता है, ओवर लेवरेजिंग के बाद डिलिक्वेंसी आता है, डिलिक्वेंसी के बाद क्लीन अप फेज आता है और फिर से रिकवरी फेज। सो ये रिकवरी फेज में है प्राइस टू बुक। ईवी सेम मार्केट कैप टू सेल्स वो भी 5 के ऊपर चला जाता है। और नाउ इतने साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड में इन्होंने कभी नेगेटिव नहीं पोस्ट किया है, चाहे वो कोविड हो या फिर डीमोनेटाइजेशन हो, दे ट्राई टू गेट नेट पॉजिटिव। ये वाले ईयर में भी नेट पॉजिटिव होने का चांसेस है, सो वी कैन अज्यूम। अभी ना इनका सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 38% 10 ईयर्स का एवरेज, एंड इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी वॉज 18%। सो इसका मीनिंग है उनको ये स्पीड में ग्रो करने के लिए हमेशा उनको इक्विटी रेज करना पड़ेगा, सो दैट्स हाउ। तो इसलिए उन्होंने लेटेस्ट में भी एक प्रीफरेंस इशू किया था 1220 के प्राइस में। ये तो उनको करते रहना पड़ेगा टू सेल्फ सस्टेन द ग्रोथ। बस ये कैश फ्लोज उनका आता रहना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, कैश फ्लोज मार्च में तो आया है, सो ऐसा ना हो कि बस वो कैश आ रहा है और बाकी कहाँ पर तो लोन दे के वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, थोड़ा कैश फ्लोज भी इन्होंने जनरेशन होना चाहिए। नाउ ROE यू कैन सी डिक्रीज बिकॉज ऑफ साइकिल मैनेजमेंट, तो रिड्यूस कर रहे हैं। अभी ये इंडस्ट्री ही वैसा है कि रेस्ट करने के लिए पैसा रेस करना है तो उनको रिड्यूस भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मार्च में यू कैन सी UTI बैंकिंग ने इन्वेस्टमेंट किया है 1.47 और स्टेक बढ़ा है क्योंकि उनको इंडस्ट्री मालूम है कैसा वर्क होता है। सेम विथ अरावत कैपिटल ट्रस्ट, उनको इंडस्ट्री साइकिल मालूम है कैसा प्ले करना है। सो यहाँ पर भी मुकुल अग्रवाल का स्टेक है, इज लाइक गुड इन्वेस्टर। एलिवेशन कैपिटल ये भी अच्छा है। बाकी ये दो अभिषेक बंसल, दुमित्रा डेवेस्ट, ये भी इन्वेस्टेड है, इन्होंने भी यहाँ पर बढ़ा है। तो दे नो हाउ टू प्ले दिस इंडस्ट्री, व्हेन इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ये सारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होता है। थोड़ा सा सितंबर में यू कैन सी कि थोड़ा क्वांटिटी में सेल किया है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। 3 लाख ऐसे ऐसे 6 लाख 16 लाख तो ऐसे था। तो ये एक वैल्यूएशन वाइज मुझे इनका करंट ये अपना प्राइस टू बुक या फिर रिटर्न ऑन एसेट, ये सब तो बहुत ही अभी एक इफिशिएंट या फिर वैल्यूएबल वाइज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू उनका पीक में। सो लेट्स सी, एक शॉर्ट ओवरव्यू भी ले लेते हैं। Q2 FY26 कॉन कॉल कैसा रहता है। ये कॉन कॉल से ही हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि अभी इंडस्ट्री में कैसा चल रहा है और कंपनी के रिलेटेड क्या हो रहा है, तो कॉन कॉल से समझेगा, इसलिए वो भी एक ले लेते हैं। तो कैसा है, क्रेडिट साइकिल के रिलेटेड मैनेजमेंट ने बोला है कि 5 to 6 क्वार्टर्स से प्रीवियसली बहुत ज़्यादा इश्यूज था, अभी ये Q2 में थोड़ा इंप्रूवमेंट और स्टेबलाइजेशन आना चालू हो गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये ज़्यादा ऐसा ग्रोथ में फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सेफ रह के वो दे विल ट्राई टू इम्प्रूव देयर एसेट क्वालिटी, क्योंकि बस ग्रोथ नहीं चाहिए हमें। और ये ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट किया है जो भी इंडस्ट्री का न्यू गार्डरेल्स आया है, क्योंकि अभी दे मैसिव या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं कर सकते जैसे प्रीवियस किए थे। कैसे भी लोन दे दो, 3-4 लेंडर्स हो गए तभी भी उनको लोन दे दो, वैसा नहीं करेंगे। ये भी क्वालिटी वाइज करेंगे, और इससे कैसा होगा, इससे एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा इंडस्ट्री में। कंसोलिडेटेड बेसिस पे Q2 का पैट पॉजिटिव है, विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि Q1 में लॉस आया था। अभी क्रेडिट कॉस्ट 3 प्रीवियस क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। पहले तो
Q4 FY25 में 89 करोड़ था, अभी नाउ इट्स 38 करोड़, मतलब मैसिव डिक्रीज आया है, विच इज वेरी गुड। AUM इज 2130 करोड़, स्टेबल है। क्वालिटी मैटर्स, क्योंकि क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। कलेक्शन एफिशिएंसी इज 95.6, GNPA 3.69, NNPA 0.53, सो ये अच्छा भी। ये जो न्यू बुक बनाया है सितंबर 2024 से अभी तक, उसमें जीरो DPD कलेक्शन इज लाइक 99.4, विच इज वेरी गुड। मतलब एक साल से ज़्यादा अभी हो गया है, और उसमें ज़्यादा इतना कुछ इश्यूज नहीं है। एक साल का जो भी इश्यूज है वो प्रीवियस वाले बुक्स पे जो भी लेंडिंग किया अभी वो भी खत्म हो जाएगा। सो ये जो भी बुक पे क्लीनअप चालू है, इनका क्लीनअप का प्रोसेस चालू है, लेकिन इन्होंने ECL का भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इनका क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ा राइट ऑफ कर रहे हैं, ये अच्छे से हो जाएगा। ये न्यू वाले इसमें GNPA है थोड़ा बहुत 3.77 से इम्प्रूवमेंट सिक्वेंशियली। अभी कैसा है, जितने भी इनको लॉगिन्स आते हैं, इंक्वायरीज आते हैं, उसका बस 20% ही दे गिव लोन्स। मतलब ये स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स उन्होंने चालू कर दिया है, उनका अंडरराइटिंग प्रोसेस। अभी अंडरराइटिंग और जो भी सेल्स फील्ड ऑफिसर्स है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये शिफ्ट कर दिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चेंज कर दिया इन्होंने। कैसे किया, अभी जो भी BCM मॉडल है, BCM ब्रांच क्रेडिट मैनेजर्स, वो बस अंडरराइटिंग देखेंगे और बाकी के जो रिकवरी है वो फील्ड ऑफिसर करेंगे। फील्ड ऑफिसर में भी जो रेगुलर EMI जो कलेक्ट करते हैं वो अलग होंगे, और जो NPAs या फिर हायर डिलिक्वेंसी के चेक करेंगे, कलेक्शन करेंगे, वो अलग होंगे, उनका स्पेशलाइजेशन अलग होगा। इसमें से क्या होगा, इसमें से थोड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट उनका बढ़ सकता है, बट उनका क्रेडिट कॉस्ट में मैसिव सेविंग होगा। कंपनी ने वही बोला है, वहां पर सेविंग होना इज इंपॉर्टेंट कंपेयर टू ओपेक्स। ओपेक्स कैसा है, एक बार AUM ग्रोथ आ जाएगा तो ओपेक्स भी मैनेजेबल है, सो इट्स नेसेसरी। CGFMU का वो जो गारंटीज है गवर्नमेंट की तरफ से, इट्स नाउ कवर्ड 67% ऑफ टोटल AUM, तो अभी तो ज्यादातर वहां से कवरेज हो रहा है, विच इज वेरी गुड। अभी नॉन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस, ये इनका ग्रोथ इंजन है, यहाँ पर उनका गाड़ी बहुत फास्ट चल रहा है। अभी इसमें कैसा है, 29% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। प्रोविजंस ज्यादातर इसमें कैसा है, प्रोविजंस थोड़ा कम है, बट वो भी पूरा 90% कवर्ड है। और थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि उनका MSME से शिफ्ट होके लैप में आ जाए, क्योंकि लैप में उनका GNPA NNPA बहुत कम है, लोअर यील्ड है, उनका ओपेक्स कम है, रिस्क कम है, क्रेडिट कॉस्ट कम है, तो विच इज़ वेरी गुड। ये BCM का मैंने आपको बोला था कि ब्रांच क्रेडिट मैनेजर पे उन्होंने शिफ्ट किया। अभी इसमें डिलिक्वेंसी 40% कम है कंपेयर टू जिसमें नहीं है। अभी 196 ब्रांचेस पे ऑलरेडी कर लिया है, थोड़ा 2-3 क्वार्टर में बाकी के सारे ब्रांचेस में भी दे विल अप्लाई दिस। सो ये BCM विल बी मेजर ग्रोथ ट्रिगर टू उनका सेविंग फॉर क्रेडिट कॉस्ट से रिलेटेड होगा। तो फंडिंग्स कैसा है, अभी जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था कि FIL से भी थोड़ा फंडिंग आ रहा है। FILs का फंडिंग NBFCs या बैंक से थोड़ा कम होता है, तो इनका फंडिंग ऑफ और बोरोवर कॉस्ट विल बी 12 to 12.5%, और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी भी है, 38 करोड़ का लिक्विडिटी, कैश वगैरह सब है। हाई कैपिटल एडिक्वेसी, जैसे कि मैंने बोला था कि ऑप्टिकल है, हाई ड्यू टू AM कॉन्ट्रैक्शन, AM में वहां पर रिडक्शन आया, इसके वजह से वो दिख रहा है। आउटलुक कैसा होगा, क्रेडिट कॉस्ट का उन्होंने गाइडेंस दिया, थोड़ा बढ़ सकता है। ग्रोथ मेजर करके बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव बढ़ाएंगे जैसे प्रीवियसली किया है अभी। और ओवरऑल इंडस्ट्री, ओवरऑल उनका कंपनी रहेगा माइक्रो फाइनेंस प्लस MSME प्लस लैब, तो रिस्क भी मिटिगेट होगा, ग्रोथ भी आएगा, और क्वालिटी में ज़्यादा फोकस होगा। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड उन्होंने कॉन में ये सारा डिटेल्स दिया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो Q4 और Q3 और Q4 में इंप्रूवमेंट आने का चांसेस है। वी विल कीप ट्रैक, वी विल सी हाउ उनका कॉन कॉल्स है, उनका गाइडेंस कैसा है, तो वी विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि क्या हो रहा है कंपनी में एक्चुअली। नाउ इसका कॉम्पिटेटिव एनालिसिस भी देख लेते हैं कि कॉम्पिटेटिव एनालिसिस कैसा है। इसमें अलग अलग प्लेयर्स है, लाइक क्रेडिट एक्सिस है, स्पंदना स्फूर्ति है, फ्यूजन है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, सत्यन क्रेडिट केयर है, इसका सबका अलग अलग स्टोरी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्रेडिट एक्सिस से। तो क्रेडिट एक्सिस कैसा है, ये लार्जेस्ट प्लेयर है, इसके पास ये बेसिकली JLG में ही है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप में, जैसे कि अरमान का है। और इसका क्या है, AUM का साइज बहुत ज़्यादा है एंड बोरोवर बेस भी बहुत अच्छा है। तो इसमें वी कैन एक्सपेक्ट कि उनका स्टेबल एक रेवेन्यू जनरेशन या फिर पूरा स्टेबलाइज कर लेते हैं प्रॉफिट, या फिर उनका कॉस्ट सब स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट भी उनका पूरा स्टेबल है। बस इशू ऐसा है
कि इनका AUM ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 25,000 करोड़ का AUM है, और ROE इज अराउंड 7.8, ROC 9.5। कंपेयर टू अरमान इनका ROC कम है, और इसका ग्रोथ भी थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा है। और बट सबके कंपैरिजन में वैल्यूएशन वाइज प्राइस टू बुक में इसका सबसे ज़्यादा है, 2.9 वैल्यूएशन है, विच इज अबाउ द इंडस्ट्री एवरेज, करंट इंडस्ट्री एवरेज। सो ओवरऑल इसमें तो ठीक लग रहा है, बस कैसा है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पंदना स्फूर्ति। स्पंदना स्फूर्ति का कैसा है, इनके जो रेशियोज है वो अभी फिलहाल नेगेटिव में है, चाहे वो ROC हो, ROE हो, ROA हो। AUM इज लाइक 4,000 करोड़ का है, और ग्रोथ भी कुछ नहीं है, ग्रोथ भी इनका नेगेटिव है। PB इज 1। और कैसा हो गया इसमें इसमें इनका रूरल साइड में अच्छा कंट्रोल तो है, बट हिस्टोरिकली इनका वॉलेटिलिटी बहुत है क्वालिटी में। जो भी एसेट लाइबिलिटीज है या फिर उनका GNP NNPA कभी कभी वो 15 के ऊपर भी चला जाता है, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा इशू वाला है। और मैनेजमेंट का भी चेंजेस हो गया। हिस्टोरिकली क्या हो गया, MD ने इसमें रिज़ाइन किया है, CFO ने रिज़ाइन किया था, अभी लेटेस्ट न्यू MD तो आए हैं। तो देखते हैं न्यू मैनेजमेंट कैसा करते हैं, बट उनका ग्रोथ अच्छा, पर्सपेक्टिव अच्छा है कि दे विल स्टेबलाइज। तो पर्सनली मुझे स्पंदना स्फूर्ति तो अच्छा नहीं लगता है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इश्यूज एंड मैनेजमेंट इश्यूज। फ्यूजन का भी कैसा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग किया था, ये मिड माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में है, उसका भी ROC ROE नेगेटिव में है, ROE नेगेटिव में है, बट उसका AUM इज लाइक 7,000 करोड़। पहले ज़्यादा था, बट वो पंजाब में उसका पूरा राइट्स ऑफ करना पड़ा। और प्राइस टू बुक इज अराउंड लाइक 1.37। वैल्यूएशन वाइज तो ठीक है। इनका कैसा है, इनका इक्विटी बैकिंग है एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी अच्छा है इनका, और इनका कैपिटल रेजिंग भी उन्होंने रिसेंटली किया था, तो ग्रोथ इनका अच्छा हो सकता है। बट अगेन इनका एग्जीक्यूशन रिस्क है कि कैसा मैनेज करते हैं, उस पर भी डिपेंड है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस, अभी ये कैसा मुथूट ग्रुप का है, तो इसका एक ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, तो उनका ब्रांड से बैकिंग इनको बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, उनको ज़्यादा बैकिंग नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ भी कंपेयर टू इंडस्ट्री लीडर लाइक क्रेडिट एक्सिस के कंपेरिजन में मॉडरेट है, ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ नहीं है। मुथूट का कैसा है, ROC इसका पॉजिटिव में है विच आई लाइक, तो उसका 5.8 ROC है, नेगेटिव ROE है, और ROA भी नेगेटिव में ही है, बट AUM इस 12,000 करोड़ का है, और ग्रोथ भी ये साल कुछ हुआ नहीं है। प्राइस टू बुक इसका भी 1.11 है। तो इसमें उनका ब्रांच एंड उनका EM का तो अच्छा है, उनको बैकिंग मिल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बट मोर ओवर आई डोंट थिंक इट। अभी सतिन क्रेडिट केयर का कैसा है, थोड़ा एक अलग स्टोरी है। यही कंपनी का सतिन क्रेडिट केयर, अरमान और क्रेडिट एक्सिस, इनके ही रेशियोज पॉजिटिव में है फिलहाल। सतिन का ROC इज 11.5, ROE 7.86, ROA है 2.27, और AUM 11,000 करोड़ का है। और इसने ग्रोथ भी किया, अरमान ने डीग्रू किया है H1 में, बट इसने ग्रोथ किया है 5% का, और PB भी इसका 0.5 का है। सो बट पॉइंट ऐसा ही है ना, इसको इतना कम वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है, और 11,000 करोड़ का ऑलरेडी इनके पास है। सो एक असेट क्वालिटी में भी इनका आगे जाके, पहले हिस्टोरिकल में इश्यूज था, तो कंपेयर सारे जो भी प्लेयर्स थे उसमें सब में एसेट क्वालिटी का इश्यूज है। अभी कैसा होता है, अच्छा प्लेयर्स जो होंगे वो एसेट क्वालिटीज का इशू दे विल मैनेज, जो नहीं होंगे जैसे कि फ्यूजन या फिर स्पंदना, उनमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने का चांसेस ज़्यादा है। NBFC मोर अभी डाइवर्सिफाइड प्लेयर होने जा रहा है, उसका वैल्यूएशंस भी अच्छा है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। तो सतिन और अरमान, इनका बिजनेस तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। मोर ओवर एक गाइडेंस समझे तो क्रेडिट एक्सिस और अरमान और सतिन का वेल अच्छा बिजनेस है। स्पंदना स्फूर्ति एंड फ्यूजन का वीक बिजनेस है, बहुत ही वीक बिजनेस है, और मुथूट का प्रोमोटर बैकअप है, तो अपसाइकल में वो अच्छा करने का चांसेस है। तो ये तो इनका इफ़ यू सी कॉम्पिटिटिव था। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में हमें यही समझना चाहिए कि हर प्लेयर्स जो भी है, ये 7 प्लेयर्स है, 6 प्लेयर्स है, उसमें आगे जाके कौन अच्छा करेगा। तो ऐसा हमने एक स्मूथ और एक इजी में हमने ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस मॉडल कैसे वर्क होता है। सो अगर आपको ऐसे ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेनेशन चाहिए
तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and keep watching our videos. Thank you.